Today's topic is interpretation of statutes. इसमें चर्चा करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बारे में और इनके रूल्स क्या हैं, कैसे ये किया जाता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है? इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ये है कि आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस of an enactment by giving the words of the enactment their natural and ordinary meaning. So जो हम देखते हैं कि the court is not expected to interpret arbitrarily. कोर्ट इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वो जो चाहे उसका वो मर्जी वो उसको इंटरप्रेट करे किसी लॉ को। And therefore there have been certain principles which have evolved out of the continuous exercise by the courts. ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। These principles are sometimes called rules of interpretation. और ये कंटिन्यूस चलने वाली जो प्रक्रिया है, इन्हीं में जो रूल इवॉल्व हुए हैं उनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये रूल्स क्या है, कैसे ये काम करता है और किस तरीके से ये लागू हो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे सवाल लॉ स्टूडेंट के मन में आते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लॉ मेड इजी ये इसलिए है चैनल की लॉ की समझ जो आम लोगों में है, सॉरी, उसको आसान बनाना या लॉ को आसान शब्दों में कहना। लॉ की अंडरस्टैंडिंग बड़ी टिपिकल, बड़ी कठिन सी की छोटी छोटी बात के लिए वकील के पास भागे जा रहे हैं, वैसा नहीं। तो ये लॉ में डिजी चैनल इसलिए है आम आदमी से लॉ को समझ सके, लॉ जो है उसको फैमिलियर बनाया जाए, थोड़ा सा ऐसा बनाया जाए कि आम आदमी की समझ में आ सके। ओके, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन of a statute is to determine the intention of the legislature. उसने लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से वो लॉ पास किया है उसको स्थापित करना, उसका पता लगाना। और सामंत ने जैसे बताया है, फेमस जूरिस्ट हुए हैं, by interpretation or construction is meant the process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative form in which it is expressed. तो सामान्य की डेफिनेशन ये हुई। इंटरप्रिटेशन इज एज ओल्ड एज लैंग्वेज। इंटरप्रिटेशन जो है उतना ही पुराना है जितनी हमारी भाषा पुरानी है। ये उन नियमों के बारे में बताता है और ये उन वो नियम जो है समय के साथ साथ इवॉल्व होते गए, समय के साथ साथ वो नियम बनते चले गए। और इसको अगर थोड़ा हिंदू सिविलाइजेशन की तरफ जाके देखें तो they were evolved even at a very early stage of the Hindu civilization and culture. The importance of avoiding literal interpretation was also stressed in various ancient textbooks. Merely following the text of the law, decisions are not to be rendered, for if such decisions are wanting in equity, a gross failure of dharma is caused. तो इसको पुराने हिंदू कल्चर में, हिंदू सिविलाइजेशन में धर्म से जोड़ के देखा गया और एक कहा गया कि केवल जो किताब में जो लिखा उसको फॉलो नहीं करना है, और बल्कि उसको समझ के उसके उन अर्थों को आत्मसात करने के बाद जो अर्थ वो लिखने वाले के थे उसके बाद हमें किसी जजमेंट पे या उस पर निर्णय पे पहुंचना चाहिए। बिना उसके अगर हम निर्णय देते हैं तो फिर धर्म का ये जो है फेलियर होगा। इस तरीके से इसे बताया गया है। तो interpretation thus a familiar process of considerable significance in relation to statute law. Interpretation is of importance because of inherent nature of legislation as a source of law. तो legislation जो लॉ बनते हैं वो सोर्स ऑफ लॉ है। तो पिछले जो हमारे जो थे वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, और आने वाला एक वीडियो फिर जूरिस्प्रूडेंस का जिसमें इस बारे में हम लोग इस बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। The process of statute making and the process of interpretation of statutes are two distinct activities. Okay, तो statute making तो वो हो गया जो कौन कानून बनाया गया, राजा ने बनाया पुराने समय में, अभी के समय में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने बनाया, और फिर उसको इंटरप्रेट किया गया।
तो जो ये है जो हम कह रहे हैं कि फैमिली प्रोसेस है और ये लेजिस्लेशन को सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे देखते हैं, और प्रोसेस जो है स्टैट्यूट मेकिंग की और प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन की दोनों डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज हैं। जैसे आप सब जानते हैं, जो लॉ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो ये समझता है, ये जानता है इस बारे में कि लॉ बनाना और लॉ को लागू करना, बनाना लेजिस्लेचर के हाथ में, लागू करना जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम के हाथ में। ये हमारे अलग अलग पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में। In the process of interpretation, several acts are used. They may be statutory or non-statutory. Statutory acts may be illustrated by the General Clauses Act. जिसमें हम कहीं कोई आंसर नहीं मिलता है जब लोग किसी चीज का, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा लेते हैं। General Clauses Act 1897 and by specific definitions contained in individual acts, whereas non-statutory acts as illustrated by common law rules of interpretation से लिए गए, including certain presumptions relating to interpretation and also by case law relating to interpretation of statute। तो अब जो उसकी सहायता जो हम ले रहे हैं जिन चीज़ों की, वो जनरल क्लॉजेस एक्ट है, पुराने जजमेंट है, कॉमन लॉ रूल्स हैं और केस लॉ है, या फिर अलग अलग जो सिद्धांत जो दिए गए हैं अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा, वो है। लॉर्ड डेनिंग ने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट वाले केस में कहा था कि इंग्लिश नॉलेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीजन। It would certainly save the judges from the trouble if the acts of parliament were drafted and with divine precision and perfect clarity. In the absence of it, when a defect appears, a judge cannot simply fold hand and blame the draftsman। तो भैया जब सामने आपके कोई दिक्कत आ रही है या आपको और समझ में नहीं आ रहा है लॉ का, तो सहारा लीजिए इंटरप्रिटेशन का, सहारा लीजिए उन चीज़ों का जो उसको इंटरप्रेट करने के लिए बनाई गई। जैसे हमने बात की कि जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं, पुराने जो केस लॉ है उनका, जो पुराने जूरिस्ट या विधि शास्त्री जो कहे गए हैं उनका, या फिर जो मैंने बताया जनरल क्लॉजेस एक्ट का। सिंपली जज ये नहीं कह सकता कि अब वो बनाए लॉ गलत गया तो इसमें मैं क्या करूं, तो उसको फाइंड आउट करिए। तो दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन इज देयर। इसी के लिए है, इट इज नॉट विद इन द ह्यूमन पावर्स टू फोरसी द मैनीफोल्ड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस that may arise in the actual implementation of the act, and also to provide for each one of them in terms free from all ambiguities. Hence, interpretation of statutes become an ongoing exercise as newer facts and conditions continue to arise। रोजाना नया लॉ आता है, नए फैक्ट आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें होता ये है कि ये रोजाना चलने वाली, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को निरंतरता में ही जारी रखना पड़ता है। कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, नए जो केस लॉ है उनको पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। अलग अलग हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जजमेंट देते हैं, और वो भी इंटरप्रिटेशन ही लॉ का होता है। जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो हर जज जजमेंट दे रहा है वो लॉ को किसी न किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट। और इसका अगले उसमें हम देखेंगे। तो मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट और स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट इज अ फॉर्मल रिटन एनेक्टमेंट ऑफ ए लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दैट गवर्न्स अ कंट्री स्टेट। हमारे पार्लियामेंट, इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट है सॉरी, या फिर स्टेट लेवल पे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो एक स्टैट्यूट जो है ये लेजिस्लेचर की एक इच्छा है, या इसको लेजिस्लेचर ने बनाया है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, लिखा गया है वो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भारत के संविधान के बारे में कि भारत का जो संविधान है वो वर्ड स्टैट्यूट यूज नहीं करता, उसकी जगह वो वर्ड यूज करता है लॉ, विधि। ठीक है, अच्छा। तो स्टैट्यूट की जगह भारत के संविधान में जो इस्तेमाल हुआ है शब्दों का, वो शब्द है स्टैट्यूट नहीं है। जो हम कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, संविधान जो कर रहा है वो वर्ड यूज कर रहा है, वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है लॉ या विधि। और ये सम्मिलित करता है कोई भी नियम
कोई भी बाई लॉ या जिसको उपविधान या उपविधि हम कहते हैं, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इवन कस्टम और यूसेज, प्रथा या कस्टमरी लॉ जिसको हम कहते हैं, वो हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 जो हमारा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना जरूरी है कि भारत के संविधान में स्टैट्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। हालांकि कई जगह अब रोजाना की डेली की जो वो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें आप देख रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में कि सिगरेट के पैकेट, उस पर लिखा है स्टैट्यूटरी वर्डिंग। घर में इस्तेमाल होने वाला आपका गैस का सिलेंडर, उस पर लिखा है स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी। ठीक है, उस पर लिखा है कि घर वाले सिलेंडर पे कि मीन फॉर डोमेस्टिक यूज ओनली ऑन, नॉन डोमेस्टिक यूज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल, दंडनीय है उसका नॉन डोमेस्टिक यूज करना वगैरह। लेकिन संविधान में हमारे जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई जगह ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुए हैं शब्द दोनों, और ये अंतर देखने को मिलेगा। संविधान में स्टैट्यूट वर्ड का जिक्र नहीं, संविधान में लॉ वर्ड का जिक्र है। और लॉ में जो आते हैं, जो मैंने बताया आपको, ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, रूल है, बाई लॉ है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, और कोई ऐसा यूसेज है जिनके पास हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो विधि की शक्ति रखते हो किसी स्थान विशेष में। तो अभी से देखें कि देयरफॉर ए स्टैट्यूट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर एंड इंडियन स्टैट्यूट एज एक्ट। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ द टॉपिक कि नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। हमें इंटरप्रिटेशन क्यों चाहिए, इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्या है? तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसलिए है कि जो एम्बिग्युइटी है शब्दों में जो स्टैट्यूट में या लॉ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि हमें देखने को मिलता है कि किसी शब्द को जो लॉ में इस्तेमाल किया गया उसके एक से ज्यादा अर्थ हैं, या उसके जो मीनिंग है वो कई अनेक मीनिंग है उसके। तो कौन सा मीनिंग या कौन सा अर्थ उसका उपयोग में लिया जाए? ओके, तो द एम्बिग्युइटी ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट, और यहाँ हम लॉ की बात करेंगे। लॉ एंड स्टैट्यूट यहाँ एक इंटरचेंजेबली यूज टर्म है, और sometimes there will be words that have more than one meaning, and it may not be clear which meaning has to be used. There could be multiple interpretations made out of it. अब कोई शब्द है उसके बहुत ज्यादा मीनिंग है, तो कौन सा शब्द वहाँ इस्तेमाल करना, कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसलिए है। इसलिए या हम ये कहेंगे इंटरप्रिटेशन की जो आवश्यकता है वो है। अब इंटरप्रिटेशन की जो आवश्यकता जैसे इसके लिए है कि भाई एक शब्द की बहुत ज्यादा मीनिंग हो रहा है, तो कौन सा मीनिंग सूटेबल है, कौन सा मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है। एक तो ये, दूसरा ये है कि और इसके अलावा क्यों जरूरत है इंटरप्रिटेशन की, तो sorry, change in the environment. We all know that society changes from time to time, and there may be new developments happening in the society that is not taken into consideration. This lacks the predictability of the future event. Okay, तो जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उनको कंसीडर पहले जब लॉ बनाया था किया नहीं जा सकता था। तो इस कारण भी जरूरत है कि जो चेंजेस है उनके हिसाब से लॉ को अपग्रेड करना, लॉ अपग्रेड रहे, तो इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्टैट्यूट्स, यूजुअली स्टैट्यूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन यूज, या जो लॉ है, लॉज आर कॉम्प्लेक्स इन यूज and it contains complicated words, jargon, and some technical terms which are not easy to understand, and this complexity may lead to confusion. So we have to wash out all the confusion. We have to erase the confusion, and in place of confusion we have to
project some clear vision of the law. When legislation doesn't cover a specific area, every time when legislation are out, it doesn't cover all the area and it leaves some gray areas, that we call it gray areas, and interpretation helps the bridging the gaps in between. बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए इंटरप्रिटेशन काम में आता है. ड्राफ्टिंग एरर. The draft may be made without sufficient knowledge of the subject. It may also happen due to the lack of necessary words and correct grammar. This makes the draft unclear and creates ambiguity in the legislation. तो वो जो ambiguity छोड़ दी गई है उसको भरने के लिए again जो आता है ये incomplete rules. There are few incomplete rules and regulations and some incomplete powers and privileges which are not mentioned in the statute, and when these are not defined properly in the statute, this leads to ambiguity. तो ये इतने कारण है कि हमें इसकी जरूरत है इंटरप्रिटेशन की. Why we need interpretation? तो इतने जो ऊपर हमने कारण डिस्कस किए इसके लिए आवश्यकता है इंटरप्रिटेशन की. फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. इनके रूल्स क्या है? नाउ वी कम टू द रूल्स. तो जो रूल्स है इंटरप्रिटेशन के रूल्स, मीनिंग देयर बाय कि कितने तरीकों से आप करते हैं या इंटरप्रिटेशन के जो वो नियम बने हैं वो कितने तरह के हैं, कितने तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है. तो अनेक तरह के अलग अलग यूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से नियम बनाए हैं और अलग अलग किताबों में अलग अलग नियम देखने को भी मिलते हैं. पहला जो रूल आता है या इसे हम एक के बाद एक डिस्कस करें. तो पहला जो रूल है वो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन मीन्स ईच वर्ड इन द स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द लेटर एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट बिहाइंड द स्टैट्यूट. स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ये कह रहा है कि वही जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसी का अर्थ निकाला जाना चाहिए, ना कि जो स्पिरिट या जो भावना थी उस स्टैट्यूट को बनाते समय उसका निकाला जाना चाहिए. अभी रूल बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर ये आगे बताता कि ये जज हैज टू अप्लाई द टेक्स्ट ओनली as it is written in the statute. When there is clear meaning of the text, there will be no scope for any further investigation regarding the same. Here in a strict interpretation, the courts will use the literal rule of interpretation. कि उसका शाब्दिक अर्थ, वो जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है. This method is important because judges will not make any wrong inferences from the statute and will not go out from the letter of the law, and the judgment will be purely based on the text of the statute, the text of the law. This supports the rule of law by giving importance to the legislature that passes the law. If we take the example when we are dealing with the taxation provisions, taxation law के बारे में हम बात करें, we cannot vary from the letter of law as it is universally applicable to all the people in the nation. It is applied as per the text in order to fix the standard in the society and clear all the uncertainties which may arise in near future. फिर सेकंड जो रूल आता है वो रूल है लिबरल इंटरप्रिटेशन का, या जिसे हम कहेंगे कि एक सुलझा हुआ अर्थ निकालना या फिर ऐसा अर्थ निकालना जिसे हम कहें उदार, लिबरल व्यू है.